राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम ही तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल होया। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम चर्चा करेंगे जो अपने हिंदुस्तान की सियासी भाषाओं पर, सियासत की भाषा जो 1947 से लेकर के और 2014 तक कम से कम कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो या कितना छोटा नेता हो, आज जिस माहौल में जान से मारने की धमकी, आतंकी कहने की धमकी, जीप काट लेंगे, जीप जला देंगे, इस टाइप की चीज़ें सुनने में नहीं आती थी। एकदम माना भी जाता है कि ये गांधी का देश है, बुद्ध का देश है, यहाँ हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन पिछले 10 सालों से आप सब इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि इस देश में किस तरह की सियासत और किस तरह के सियासतदां हुकूमत से जुड़ गए। इसकी पीछे क्या वजह हो सकती है, इसके कारणों पर, ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी वजहों पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे सामने, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्रोफेसर MP सिंह साहब हैं, जो अपराध शास्त्र, कानून, संविधान, सबके देश के, दुनिया के जाने माने विद्वान हैं। तो हम सीधे चलते हैं डॉक्टर साहब से इस बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो माहौल इस समय पैदा हो गया है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, हिंसा का जो माहौल बनाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये क्या है, कैसे है, क्यों है, इसके पीछे कुछ समाजशास्त्र, कानून, अपराध शास्त्र, इस पर कुछ हमको, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। चतुर्वेदी जी, आपके सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। असल में हम लोग लगातार देश की महत्वपूर्ण विषयों और समस्याओं पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज की चर्चा में मैंने ये तय किया है कि मैं अपना कोई विचार नहीं दूंगा और ना हम कोई राजनैतिक पक्ष लेंगे, जी, न किसी के समर्थन में न किसी के विरोध में। ठीक बात। राजनैतिक विमर्श का स्तर तो खास तौर से 2002 से गिरना शुरू हुआ। 2002? जी। और 2024 के 4 जून को जो परिणाम आया, उससे शायद जो शासन में लोग हैं इस समय, उनको ये समझने में आसानी हो गई कि इनकी वैचारिक आकांक्षाओं और राजनीतिक सफलताओं में कौन व्यक्ति सबसे बड़ा बाधक बन सकता है। तो इन्होंने इस तरह का विमर्श प्रारंभ किया और खास तौर से
ये इतने नर्वस और हताश हो चुके हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी अक्सर विदेश जाते रहते हैं, जी विदेश में पढ़े भी हैं, कैम्ब्रिज में और हार्वर्ड में। जी ये जो लोग गाली गलौज दे रहे हैं या धमकियां दे रहे हैं, इसमें से ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं। अनपढ़ इन द सेंस कि लिटरेट होंगे, ABCD क ख ग घ जानते होंगे। थोड़ा सा ऑफ करिए। एक तो उन्होंने जो भाषण दिया अमेरिका में, जी वो अंग्रेजी में था, वो कि बहुत मुश्किल अंग्रेजी वो नहीं बोल रहे थे। जी जी तो उनका कदापि ये भाव नहीं था, न मंतव्य था, लेकिन उसके कुछ शब्दों को उठाकर अपनी हताशा को या अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ये लोग हिंसक विमर्श और धमकियों के माध्यम से कुछ संतोष प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आपने ये चिंता व्यक्त किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, जी तो एक अध्यापक के नाते मैंने ये विचार किया कि वास्तव में यह एक गंभीर समाजशास्त्रीय प्रश्न है जी और इसका स्पष्टीकरण हम विश्व के 4 महान समाजशास्त्रियों की मदद से जी देखने का केवल हल्का सा प्रयास करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि इसका पूरा उत्तर मिल पाएगा कि नहीं, क्योंकि भारतवर्ष जो है उसकी सामाजिक, आर्थिक और वैचारिकी उन देशों की तुलना में काफी अलग है। जी उदाहरण के तौर पर मैं मदद लूंगा फ्रांस के एक महान समाजशास्त्री एमिले दुर्खाइम, हाँ, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1789 के बाद फ्रांसीसी समाज की परेशानियों पर रिसर्च कर रहे थे। उदाहरण के तौर पर वहाँ आप जानते हैं कि क्रांति के 3 नारे थे, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। लेकिन फ्रांस में आत्महत्या बहुत तीव्रता से बढ़ गई। तो दुर्खाइम बहुत परेशान हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी जी तो वो यूरोप के थे, फ्रांस के। मैं 2 महान समाजशास्त्रियों अमेरिका का भी उल्लेख हल्का सा करूंगा, जिसमें एक नाम है रॉबर्ट के मर्टॉन जी और दूसरा नाम है एल्बर्ट के कोहेन। जी और आपकी इजाजत से मैं इस व्यवहार को समझने के लिए एक विपरीत विचारधारा के समाजशास्त्री का भी हल्का सा उल्लेख करूंगा, जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। जी एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्थाएं हैं और दूसरी तरफ मार्क्स समाजवादी व्यवस्था का प्रतिपादन करने वाला था, विचारक था गंभीर। तो हम कोशिश करेंगे बहुत कम समय में कि आखिर ये विकृति क्यों पैदा हो गई, जी खास तौर से राजनीतिक विमर्श और राजनीतिक आपराधिक प्रवृत्ति में।
व्यवहार में, राजनीतिक व्यवहार में आपराधिक प्रवृत्ति का प्रवेश कैसे हो गया। मैं अपराध शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, प्रवृत्ति, जी जी, बोलचाल में, एक्शन में। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जी जी, इसी तरह का माहौल आजादी के बाद इन्हीं शक्तियों के जो आज शासन में हैं, जी इनके पूर्वजों ने जी, इसी तरह का नफरत का माहौल तैयार किया जी, देश में। नफरत के माहौल को तैयार करने में उस समय भी मुसलमान केंद्र बिंदु में था, हाँ, और आज भी है। बिल्कुल, गांधी जी की हत्या कर दिया नाथूराम गोडसे ने। सरदार पटेल उस समय गृह मंत्री थे। जी जी, उन्होंने गोलवलकर को एक पत्र लिखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट लिखा कि आप लोगों ने जो नफरत का माहौल बनाया, उसने हमारे बापू को हमसे छीन लिया। गांधी जी एक वैश्विक व्यक्तित्व थे, सत्यहीनता के पुजारी, जी जी, जिनका अनुसरण मार्टिन लूथर किंग से लेकर नेल्सन मंडेला ने किया मानवाधिकारों और देश की आज़ादी के लिए। पूरा विश्व स्तब्ध रह गया। उसका नतीजा ये हुआ कि ये जो सांप्रदायिक शक्तियां थीं, जी जी, काफी लंबे अरसे तक ये सहम गई। ये लगी गांधी जी को पूज्य करने, उनकी मूर्तियों पे माला चढ़ाने लगी। हमारे मोदी जी तो विदेशों में भी जाकर बहुत झुककर गांधी जी की मूर्तियों को प्रणाम करते हैं। ये लोग सहम गए। दो 2002 के बाद और खास तौर से गुजरात दंगों के बाद भारत के राजनीतिक पटल पर एक बड़ी गंभीर परिवर्तन और गंभीर घटना हुई, क्योंकि जो हिंदुत्ववादी शक्तियां थीं, उनको केवल उनका भाषाई मर्यादा नहीं खराब किया गया, उनको हिंसक बनाया गया और कुछ हद तक उनको हाथों में हथियार भी थमा दिया गया। जी, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, जो मॉब लिंचिंग हो रही है, कैसे मारा जा रहा है। उस क्षोभ में लोग आर्यन मिश्रा जैसे हिंदू 19 साल के लड़के की भी हत्या कर दी। मैं इस सब के विस्तार में नहीं जाना चाहता, पूरा देश इसका चश्मदीद जी है। जी, जी, और आते आते आज जो आप आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन का एक कैबिनेट रैंक है, शैडो प्राइम मिनिस्टर भी। शैडो प्राइम मिनिस्टर तो सभ्य प्रजातंत्रों में होता है, भारत में तो एक बार गफलत में और अज्ञानता के कारण किरण रिजिजू ने वेस्टमिंस्टर मॉडल की चर्चा कर लिया, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो उस मॉडल की कुछ जानकारी रखते हैं। उन्होंने
स्पीकर के चुनाव के लिए ये बात उठा हाँ, दिया हाँ। था अपने स्वार्थ में। तो स्वार्थ में तो ये लोग गांधी और बुद्ध का भी नाम लेते हैं। हाँ, वो जाने दीजिए उस बात को। और लीडर ऑफ अपोजिशन जब एक एक्ट पारित हुआ 77 में, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, संवैधानिक पद है। तो आप इस तरह के हिंसात्मक भाषा गाली गलौज करके वास्तव में आप अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन कर रहे हैं। आप डेमोक्रेसी के स्तर को गिरा रहे हैं और दुनिया आप पर हंस रही है। इसीलिए जो वीडेम संस्था है स्वीडन की, हाँ, उसने भारत के प्रजातंत्र को एक बैकवर्ड डेमोक्रेसी और यहाँ की शासन व्यवस्था को इलेक्टेड ऑटोक्रेसी कहा है, निर्वाचित अधिनायकवाद। जी जी जी। यहाँ तक इन लोगों ने भारत के प्रजातंत्र को पहुंचा दिया। खैर, तो दुर्खाइम ने एक फ्रेंच वर्ड है एनॉमी, एनॉमी, जी, जी, उसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो प्रतिमान विहीनता या मर्यादा विहीनता। जी, जब कोई समाज संक्रमण काल में होता है जी। तीव्रता से, हाँ, तो ऐसी स्थिति में हम राजनीतिक संक्रमण काल में थे, तो हम तो एक सामंतवादी समाज थे जी जी, और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से हमने आम सहमति से प्रजातंत्र को चुना। बिल्कुल। ये हमारे देश की व्यवस्था तो थी नहीं, ये तो हमने यूरोप से लिया, हाँ, खास तौर से फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात उसकी प्रेरणा से। उन्हीं सभ्य प्रजातंत्रों से हमने कुछ नारों को भी लिया, जैसे इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी। तो अगर हम एनॉमी का हिंदीकरण करें तो मर्यादा विहीनता और प्रतिमान विहीनता जी जी, ये व्याप्त हो गई समाज में। और प्रतिमान विहीनता जब व्याप्त होती है तो कुछ ईगोइस्टिक अपराध होते हैं कि अरे हमारी सत्ता को ये चुनौती कर रहा है, अहंकार की प्रवृत्ति आ जाती है। जी, एक तो ये असर हुआ। अगर आप रॉबर्ट के मर्टान को देखें, उन्होंने भी दुर्खाइम की एनॉमी का इस्तेमाल किया, जी जी, लेकिन उन्होंने एनॉमी का इस्तेमाल अमेरिकी समाज को समझने में किया और उन्होंने कहा कि जिस समाज में कल्चर गोल और सोशली स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटीज, माने सांस्कृतिक लक्ष्य, जी, अमेरिकी समाज का सांस्कृतिक लक्ष्य क्या है? गेट रिच क्विक, हाँ, तत्काल धनी हो जाए। और सोशली स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटी जैसे ब्लैक्स को लीजिए, हिस्पैनिक्स को लीजिए, इमिग्रेंट पॉपुलेशन को लीजिए अमेरिका में, तो अवसर बहुत कम है। तो जब जो हमारी आकांक्षाएं हैं हाँ, हाँ, और जो अवसर हमें मिला, सामाजिक रूप से रचित अवसर,
उसमें जब गहरी खाई हो जाती है तो एक गंभीर प्रतिमान विहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे लोगों के सामने 5 प्रकार के विकल्प होते हैं व्यवहार के। एक तो कन्फॉर्मिटी है कि हम कानून का पालन करेंगे। हाँ। जो लोग समाज में व्यवस्थित हैं, धन दौलत है, रोजगार है, खेती बाड़ी है, प्रॉपर्टी है, वो लोग कानून का मोर और लेस पालन करते हैं। कुछ लोग रिचुअलिस्टिक हैं, वो अनुष्ठान की तरह कि हम चाहे जितने गरीब हों, जो भी सताया जाए, मारा जाए, हम कानून के ही हिसाब से चलेंगे। कुछ लोग पलायनवादी हो जाते हैं। ये महफिल, ये दुनिया मेरे काम की नहीं। जी जी। कुछ लोग इनोवेटिव हो जाते हैं। इनोवेशन के शब्द का इस्तेमाल मर्टॉन ने नकारात्मक रूप में किया है अच्छा। कि हम समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त रास्तों पर न चल के हम नए रास्तों की तलाश करेंगे। और एक कैटेगरी है रिबेलियन। हम क्रांतिकारी हो जाएंगे, विद्रोह करेंगे व्यवस्था के खिलाफ, अपनी गरीबी के लिए, शोषण के खिलाफ। ये वर्ग जो है जिसकी आप चर्चा कर रहे थे जी जी। कि जीप काट लेंगे, जीप जला देंगे, कुत्ते की तरह गाड़ देंगे, उनकी दादी की तरह मार डालेंगे। कल मोदी जी ने कश्मीर में राहुल गांधी को वायरस कह दिया, माने गिरावट की पराकाष्ठा है हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द कंट्री के द्वारा। इस शर्मनाक स्थिति है। इसको कहते हैं इनोवेशन। वो नए रास्ते की तलाश करता है। ये वर्ग कौन सा है? यह देखिए, अमेरिका में सफलता पाने के लिए जो रास्ता बताया गया है वो मिडिल क्लास मीन्स है, मध्यम वर्गीय साधन, जैसे शिक्षा, अनुशासन, हार्ड वर्क, जी। डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन, जैसे शादी विवाह है तो इसको टालो जब तक हम अच्छा रोजगार न पा जाए, और ह्यूमिलिटी, नम्रता। तो जो हमारे यहाँ का गरीबी है, बेरोजगारी है, जातीय, कल आपने बिहार में देखा जी। 80 घरों को फूंक दिया गया। जातीय दमन है, जातिगत दमन है, बैकवर्ड का, दलितों का, मुसलमानों का। तो एक ऐसा वर्ग बेरोजगारी के कारण, अशिक्षा के कारण राजनीति में प्रवेश कर गया। कि हम तत्काल सफलता पा जाए। हमको गांधी की तरह सत्याग्रह तो हम कर नहीं सकते, हम नेहरू की तरह डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो लिख नहीं सकते, हम मौलाना आजाद तो हो नहीं सकते, हम पटेल हो नहीं सकते। तो वर्तमान शासन तंत्र ने एक चारा फेंका कि जो जितना दुर्व्यवहार करेगा उसकी सफलता इस शासन तंत्र में गारंटीड है।
सुनिश्चित है। आप अनुराग ठाकुर के भाषणों को देखिए, गोली मारो। हाँ, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो वो स्टेट रैंक से कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। इन आप परंपराओं को देखिए। तो एक तो इस व्यवहार को हम इस तरह से समझ सकते हैं ठीक बात। कि तत्काल सफलता पाने के लिए, क्योंकि राजनीति सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक प्रोफेशन है। अब ये त्याग बलिदान भगत सिंह की तरह नहीं है, गांधी की तरह, एक प्रोफेशन है। इसमें धन भी है। बिल्कुल, तभी तो ये प्रोफेशन है। हाँ, तो पैशन अगर भी। हम गाली गलौज दे के सत्ता में आ जाएंगे तो धन भी कमाएंगे। हाँ, ठीक है, तो एक तो ये इनोवेटिव रास्ता है। एल्बर्ट के कोहेन ने एक थियरी का प्रतिपादन किया जिसको कहते हैं थियरी ऑफ डेलिंक्वेंट सब कल्चर। उनका कहना है भारत में ये सिद्धांत बहुत उपयोगी है कि जहां पर बहुमत के पास उनकी लक्ष्य तो वही है, हाँ, लेकिन मिडिल क्लास मीन्स नहीं है। न शिक्षा है, कितनी महंगी हो गई। एक रिक्शा वाला जितना भी नम्र हो जाए तो रहेगा तो रिक्शा वाला ही। हार्ड वर्क तो दिन भर करता ही है। मई के तपिश में भी वो रिक्शा खींचता है, हाँ, रुक रुक कर। तो वो कहाँ तक सफल होगा? एक बहुमत है जो मिडिल क्लास मेथड को एडॉप्ट करके उन पूंजीवादी लक्ष्यों को प्राप्त कर ही नहीं सकता। ठीक। और खास तौर से नौजवान वर्ग जो है उसमें स्टेटस की भी चाहत है। बिल्कुल, कि हमारी भी लोग डरें हमसे, प्रणाम करें। देखिए, नेताओं को देख के दरोगा भी प्रणाम करता है, एसएसपी भी करता है, डीएम भी करता है। चाहे नेता भले ही बृजभूषण शरण सिंह हो, जी जी, बड़ा रुतबा है, स्टेटस है। बिल्कुल। आप फेडरेशन के चेयरमैन थे, आप संसद में बैठते हैं, आप 144 करोड़ के देश में आप 543 लोगों में एक महान विभूति हैं, बृजभूषण शरण सिंह। तो वो सोचता है कि अब हम करें क्या। तो वो डेलिक्वेंट सब कल्चर का माने आपराधिक अपसंस्कृति, एक मुख्य धारा की संस्कृति के समानांतर एक अपराधियों का अंडरवर्ल्ड या संसार होता है। हाँ, आपराधिक अपसंस्कृति। लेकिन उसकी सदस्यता कैसे मिलती है? आपको मालूम होगा कि इस समय करीब 110 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हिस्ट्री सीटर है हमारी संसद में। उसमें से बहुत से बलात्कार वगैरह के अभियुक्त जी हैं। जी, आप समझ रहे हैं बात को? तो वो शासक वर्ग की निगाह में कैसे आएंगे? तो ये जो वो पहले तो आपराधिक अपसंस्कृति को ज्वाइन करता है। जी, अब अपसंस्कृति में आपको मान्यता कैसे मिलेगी उस समूह में? तो वो उसके पास योग्यता तो है नहीं, न एजुकेशन है, तो
वो नकारात्मक व्यवहार करता है और पर्पजलेस व्यवहार करता है। ये जो बिट्टू हैं, जी इनको इतनी भी समझ नहीं है कि इनके व्यवहार है क्या, इनको पता ही नहीं है कि तू आ जा, नहीं तो तेरी भी हालत तेरी दादी जैसा होगा। मारवा। हाँ, मारवा, जी तरविंदर सिंह धर्मेंद्र मारवा सिंह है। मारवा। इनको पता ही नहीं है कि ये कह क्या रहे हैं। लेकिन आपराधिक अपसंस्कृतिक समूह में इनको मान्यता मिल गई, क्योंकि आप देखते होंगे कि चौबानी पे लड़के बैठे हैं जिसको कि कोहेन ने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी कहा है। आप बनारस में भी देखते होंगे कि सुबह 7 बजे नहा धो के पाउडर उडर छिड़क के डीओ लगा के जी जी। गोल बैठ जाएंगे। हाँ कोई लड़की जा रही है, उसका साइकिल से जा रही है, अगली पहिए में टक्कर मार देना, गिरा देना, हा करना। उनको पता ही नहीं कि हमारे व्यवहार का उद्देश्य क्या है। जी जी। लेकिन उनके ग्रुप में कि वाह गुरु गजब कैला तू तो, मान्यता मिलती है। तो ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग वास्तव में इनको एक ठिकाना मिल गया है, क्योंकि भारतीय राजनीति एक प्रकार की अपसंस्कृति बन गई है और उसमें मान्यता प्राप्त करने के लिए आपको इस तरह के व्यवहार और ऐसे व्यवहार का महत्व तो इसलिए और बढ़ जाएगा जब इसका मान्यता शासक वर्ग से प्राप्त हो जाए। जी खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। हाँ खड़गे जी की उम्र 83 साल है। जी। 53 साल से वो राजनीति में है। हाँ। पत्र उन्होंने लिखा शासनाध्यक्ष को, जी मोदी जी को। जवाब दे रहा है उनका मुहर्रिर स्टेनो जी जी। नड्डा। और कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब एकदम सड़क छाप, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत सड़क छाप। जी जी। जिसको कि कहते हैं कि क्या आपसे कहें, अप सांस्कृतिक भाषा, जी डेलिंक्वेंट सब कल्चरल लैंग्वेज, जिसको कोहेन कह रहा है। क्योंकि नड्डा जी जितनी भद्दी भाषा का इस्तेमाल करेंगे उस अप संस्कृति में उनकी मान्यता उतनी ही बढ़ेगी। मोदी जी ने देखा कि यार हम तो पिछड़ रहे हैं, तो उन्होंने कल जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी को वायरस कर दिया कि अरे वाह हम कैसे पीछे रहे। ये कंपटीशन चल रहा है मान्यता के लिए अप संस्कृति में, समूह में, अप सांस्कृतिक समूह में। ये तो एक पूंजीवादी चिंतकों का विश्लेषण था। जी जी जी। अगर आप कार्ल मार्क्स को देखें तो उसका कहना था कि ये जो बेरोजगार है, गरीब है, मजदूर है, इसको उत्पादन के संबंधों से पूंजीपति वर्ग हाशिए पर फेंक देता है, बिल्कुल शोषण करता है, एक्सप्लॉयटेशन। जब ये हाशिए पर आ जाता है तो इसका विस्थापन होता है, एलियनेशन अंग्रेजी शब्द। विस्थापन माने कि बनारस का कारीगर बनारसी साड़ी बना रहा है, एक प्रोडक्ट, लेकिन उसकी पत्नी कभी बनारसी साड़ी नहीं पहन सकती। तो वो सोचता है कि मैं जिसके लिए मेहनत कर रहा हूं वो तो कोई और है। तो उस व्यवस्था से उसका लगाव खत्म हो जाता है। वो बनाता है रोज पेट पालने के लिए, लेकिन लगाव नहीं रहता, उसका विस्थापन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब विस्थापन होता है
तो इसको मार्क्स ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति के सामने दो रास्ते हैं। ये जो आजकल सब पॉलिटिकल पार्टीज का यूथ विंग ज्वाइन कर रहे हैं, आप इसी बनारस में एक सर्वे करिए एक दिन, अपना कैमरा वगैरह लेके देखिए कैसे लोग हैं और इनकी हिस्ट्री क्या रही है। मैं कोई डिरोगेटरी वर्ड का इस मैं ठीक कर रहे हैं आप। देखिए, मेरा जन्म उसी वर्ष हुआ जिस वर्ष देश आजाद हुआ, जी जी तो मैं गली गली के महान लोगों को जानता हूँ, जी। क्योंकि मैं गली गली में घूमा हूं बनारस की। मैं यहाँ की सभी महान विभूतियों को जानता हूं कि कैसे लोग हैं, इनका रिकॉर्ड और हिस्ट्री क्या है। तो अगर इस तरह के हताश लोगों की राजनैतिक दीक्षा हो जाए, जैसे गांधी के सिद्धांत थे सत्य अहिंसा, या मार्क्स के क्रांतिकारी सिद्धांत थे, या भगत सिंह के सिद्धांत थे, अगर उस तरह की दीक्षा हो जाए तो ये सामाजिक रूप से रचनात्मक कार्यों में लग जाते हैं, व्यवस्था परिवर्तन में। जी जी कि ये जो शोषणकारी उत्पीड़नकारी व्यवस्था है, इसको हमें पलटना है, तो वो क्रांतिकारी राजनीतिक समूहों का हिस्सा हो जाते हैं। अगर उनकी राजनीतिक दीक्षा नहीं है तो मार्क्स ने एक जर्मन फ्रेज का इस्तेमाल किया है, लुम्पेन प्रोलेटेरियट, लंपून सर्वहारा, जिसको हम लोग लंपट कहते हैं। आप घूमिए इस शहर में, देखिए लंपटों की जमात मोटरसाइकिल पर चलेंगे हा करते हुए हैं। और अब ये जो समाज है, इसके सामने 4-5 रास्ते हैं। या तो ये हताश होकर सुसाइड कर लेगा, या तो ये ड्रग में चला जाएगा, या अल्कोहलिक हो जाएगा, या तो ये एसिड हेडेड हो जाएगा, तेजाबी दिमाग का, हमलावर व्यवहार करेगा, गाली गलौज करेगा। तो ये जो बिट्टू एंड गिरोह का जो व्यवहार आप देख रहे हैं, ये वास्तव में उस हताश एसिड हेडेड लोगों का काम है मार्क्स के अनुसार। तो चतुर्वेदी जी, इसका यह भी उपाय नहीं है कि जो एफआईआर हुआ और पुलिस बिट्टू को बंद कर दे, ये क्षणिक उपाय है। हाँ। लेकिन हमको अपने समाज और राजनीतिक प्रक्रियाओं, उसकी मर्यादाओं के बारे में अब गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। हमको भय ये है कि अगर गांधी ऐसे महान व्यक्ति की हत्या के लिए एक पागल पैदा हो सकता है उस नफरती माहौल में, तो कोई अप्रत्याशित नहीं है कि कोई नफरती पागल, सांप्रदायिकता से ग्रस्त पागल, अंधविश्वासी, राहुल गांधी क्या है, महात्मा गांधी क्या है? कुछ नहीं। वो तो खुलेआम सड़कों पर घूमते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो इतनी धमकी मिलने के बावजूद आज वो दिल्ली से चल करके हरियाणा के एक गांव में पहुंचे और फिर वैसे ही मजबूर करनाल के एक गांव में गए। जी। तो मैं वो बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम अप्रत्याशित नहीं है, इसकी आशंका है।
और इस व्यवहार को रोकने वाला क्यों नहीं है? कोई नहीं है। आप सोचिए कि खड़गे पत्र लिख रहे हैं शासनाध्यक्ष को, शासन को, और जवाब दे रही है पार्टी जी। और एक मैं विद्वान की आज बात सुन रहा था YouTube पर, तो उन्होंने कहा कि नड्डा जी का जवाब एक सुपारी है पागलों की, कि हम तुम्हारी रक्षा में खड़े हैं, हम इस अपसंस्कृति के प्रधान हैं, तुम जितना भी नकारात्मक व्यवहार करोगे हम तुम्हारे सरदार हैं, तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े हैं। तो हम तो चतुर्वेदी जी यूनिवर्सिटी में रहे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था। बहुत वाद विवाद लोहिया नेहरू में, इवन रामधारी सिंह दिनकर जब राज्यसभा में गए, कविताओं के माध्यम से नेहरू को सीधे चुनौती देते थे। बड़े बड़े नेता थे, लेकिन ये भाषा, इस तरह की धमकी हमने नहीं सुना। सबके लिए, हमारे आपके लिए, राजनेताओं के लिए, खास तौर से बुद्धिजीवियों के लिए और अंधभक्तों के लिए खास तौर से यह एक विचारणीय प्रश्न है। चतुर्वेदी जी, आप ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ आप बैठ के बात कर रहे हैं, अगर इस मकान की छत ही बैठ जाएगी, ढांचा ही कोलैप्स कर जाएगा, तो आप जीवित ही नहीं रहेंगे किसी को गाली देने के लिए। तो ये लोग तो इस प्रजातांत्रिक ढांचे को ही ढहाने के फिराक में लग गए। इसके बारे में हमको गंभीरता से विचार करना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत एक गूढ़ विषय और बहुत ही खतरनाक। नहीं, मैं अपनी बात एक वाक्य से ख़त्म करना चाहता हूँ। 1902 से 1932 तक अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में मैं आपके वार्ता के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहता हूँ जी, श्रोताओं को, कि एक महान जज और न्यायविद हुए ओलिवर वेंडल होम्स जी, उनको जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाया जाता है। उनका एक वाक्य है कि आंसर ऑफ ए स्पीच कैन बी गिवन बाय अनदर स्पीच। अगर राहुल गांधी ने एक स्पीच दिया अमेरिका में, हाँ, आप सहमत नहीं है तो आप में दम है तो स्पीच दीजिए। तो ये अपसंस्कृतिक लोग स्पीच तो दे नहीं सकते, तो यही गाली गलौज, हिंसात्मक भाषा और हिंसा की धमकी, यही इनकी औकात है। जी जी जी। तो मैं ओलिवर वेंडल होम्स के प्रति एक सम्मान के साथ मैं उन्हीं के इस वाक्य से इस वार्ता को समाप्त कर रहा हूं। जी।